कोई दिक्कत नहीं। एक आधी यूट्यूब पे नहीं है तो टाइम ख्याल दे जरूरी है। अल्लाह ईशा जाए का दे दी अखबार। हाँ बताइए बस नहीं जैसे भाई जीरो जो हो जाए इधर कुछ ज़्यादा कमेंट करे तो लोग जल्दी से करोगे नहीं कर जाओ पहले तो कैसे पूछा मैं। हाँ लोग तो भाई मान आईफोन को इधर रख जाइए। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है सबसे पहले कमेंट करके बताओ आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? हाँ भाई, पुष्पेंद्र, अक्षय, किरास, राजन, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग भाई। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक तो परमाणु से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन हम पढ़ रहे थे परमाणु मॉडल। देखिए दोस्तों, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल और परमाणु मॉडल के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। सबसे पहले हमने पढ़ा था जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। पहला जो मॉडल था वो था जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे जे थॉमसन का
परमाणु मॉडल हमने पढ़ा था। जितनी बात सिखाई जाती है कोशिश करिए कि वो बातें रिपीट हो जाए और आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो लगभग 1904 ईस्वी में आया था और इन्होंने कहा था कि परमाणु जो है एक धन आवेशित गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित है जैसे किसी तरबूज में क्या लगे हो, बीज लगे हो। प्यारे विद्यार्थियों, जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसे हम प्लम पुडिंग मॉडल या क्रिसमस मॉडल के नाम से भी पुकारते हैं। यह बात तो जे थॉमसन ने ही बता दी थी कि परमाणु जो है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, मतलब परमाणु के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो बराबर होते हैं, वो विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। ये बातें जे थॉमसन ने बताई थी। दूसरे नंबर पे जो मॉडल आया था वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दूसरा मॉडल जो था वो था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दोस्तों सीखते चलो, भले ही समय लग जाएगा लेकिन आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मॉडल आया था 1911 ईस्वी में। प्यारे विद्यार्थियों, जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया उसमें बहुत कुछ बता दिया था। रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसमें इतना कुछ उसने बता दिया कि कुछ ही कमी रह गई थी। उन कमियों को पूरा करता है नील्स बोर। दोस्तों जे थॉमसन की जो कमी थी उसको सुधारा था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का जो प्रयोग है उसका नाम था एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। याद करिए, एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसके प्रयोग की दो चार लाइनें आप बोल दो। आपको पता होगा मेरे भाई, रदरफोर्ड ने बहुत ही पतली सोने की पन्नी लेकर उस पर 12,000 एल्फा कणों की बौछार की। उन 12,000 एल्फा कणों में से ज्यादातर एल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ एल्फा कण थोड़े मुड़ के निकल जाते हैं और एक एल्फा कण टकरा के वापस आ जाता है। इस घटना से रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर नाभिक की खोज की थी। दोस्तों कल की जब आपसे यह पूछे कि परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किसने की, तो इसका सही जवाब भी रदरफोर्ड होता है। परमाणु के अंदर नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। दोस्तों रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा जो होता है ना वो खोखला होता है। परमाणु का ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो खोखला होता है, इसलिए ज्यादातर एल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। यह बात रदरफोर्ड ने बता दी थी। रदरफोर्ड ने यह भी बताया था किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है। मेरे भाई पहले इन लाइनों को सुनिए फिर आगे जाते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है, इसलिए वो एक एल्फा कण टकरा के क्या गया, वापस आ गया। दोस्तों रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर नाभिक की खोज की और यह बताया कि नाभिक में दो मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर दो मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। यह क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में। इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर तीव्र गति के साथ चक्कर लगा रहे हैं। सब कुछ सही था। रदरफोर्ड के द्वारा जो बातें बताई गई थी सब कुछ सही थी, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जाते जाते कुछ बातें गलत बोल के चला गया। और वो गलत लाइन क्या थी? रदरफोर्ड कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है, उसकी कमी सुनिए भैया,
जी हाँ, 8 बजे क्लासें हो रही है यूट्यूब पर। लगातार मैं आपको क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं। साइंस के एनसीईआरटी के 1800 क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर करा रहा हूं। अगर आपके पास समय हो तो मेरा टाइम फिक्स है, रात को 8 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव लेता हूं। आप आराम से उन 1800 क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, आपकी विज्ञान और बेहतर होती चली जाएगी। इसके अलावा मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको लिखने में दिक्कत है, आपको समय कम है, तो मेरा भाई अपनी एप्लीकेशन पे बुक्स वाला फोल्डर है, वहां से आप बुक ऑर्डर कर दो, आपकी बुक आप तक पहुंच जाएगी और आराम से आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब सुनिए, रदरफोर्ड कहते हैं, रदरफोर्ड की कमी क्या थी। रदरफोर्ड जी कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में ह्रास होता है, कमी होती है, जो कि एक गलत लाइन थी प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद एक चीज और उन्होंने बताई कि जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अगर वो ऊर्जा नियमित रूप से उत्सर्जित होती है तो जो उसका स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था वो सतत बनना चाहिए था। वो भी बात उन्होंने गलत बताई थी। कहने का मतलब कुछ बातें गलत बोल दी थी, उनको सुधारने का काम करेगा नील्स बोहर। तो जितने भी भाई लाइव है, एक बार मॉडल नंबर 3 हेडिंग पे लगा लीजिए। नील्स बोर का परमाणु मॉडल लगाओ भाई हेडिंग पे। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल ये आया था 1913 ईस्वी में। एक बार हेडिंग पे लगा लेते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। आज पढ़ते हैं 3 नंबर का मॉडल, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल 1913 ईस्वी में। एक एक लाइन को आराम से सुनना, 4-5 लाइनें हैं, इनको मैं आपको नोट करा देता हूं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट यह है, नील्स बोहर के परमाणु मॉडल को, नील्स बोहर के परमाणु मॉडल को, मॉडल तो बाद में भी आते रहे थे दोस्तों, परमाणु मॉडल को सर्वमान्य परमाणु मॉडल घोषित किया। सर्वमान्य परमाणु मॉडल घोषित किया। पहली लाइन ये लिख लीजिए। दूसरी लाइन, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। फिजिक्स में पढ़ाया था क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था।
क्वांटम का मतलब होता है जो ऊर्जा निकलती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलती है। तीसरी लाइन, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाता है, लगाते हैं। इन कक्षाओं को KLMN नाम दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत काम का है इसका, और काफी बार ये लाइन रिपीट भी होती है। कहते हैं, रदरफोर्ड की बात चल रही है, सॉरी नील्स बोर कहते हैं ये तो हो गया नाभिक, नाभिक में दो कण हो गए, प्रोटॉन और धनावेशित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं, इनको आप कक्षा बोल दो, सुनो भाई, इनको आप कोष बोल दो, या इनको आप ऊर्जा स्तर बोल दीजिए, तीनों एक ही नाम है। और इनका नाम जो दिया है शुरू में, पहली कक्षा का नाम जैसे के है, एल है, एम है, एन है, और इन्हीं कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों वापस से सुन लीजिए। दोस्तों नील्स बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे ये पहली कक्षा है, जैसे माना कि ये पहली कक्षा है, तो इस कक्षा की ऊर्जा फिक्स है। ये जैसे पहली कक्षा है तो इस कक्षा की ऊर्जा फिक्स है। इलेक्ट्रॉन चाहे कितना भी चक्कर लगाएगा, इस कक्षा की ऊर्जा में कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी। सुनो भाई, वापस लिखना इनको। जैसे माना कि ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, ये कक्षा है। अब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अभी मैं समझा रहा हूं, पहले सुनिए। अभी नील्स बोर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, किसी कक्षा में घूमता रहेगा, किसी कक्षा में घूम रहा है, किसी कक्षा में घूम रहा है, तो उस कक्षा की ऊर्जा में कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी। दोस्तों इस कक्षा की ऊर्जा फिक्स है, 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 इसकी ऊर्जा में कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी। लिख रहा हूं इस लाइन को। नील्स बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन
किसी कक्षा में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है तो उस कक्षा की ऊर्जा में किसी प्रकार की वृद्धि, किसी प्रकार की वृद्धि या कमी नहीं होती है। दोस्तों, फिर इस लाइन को अच्छे से पढ़ लो। जैसे माना कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो लगातार है, जितना मन करे उतना लगातार है, कोई दिक्कत नहीं है। उस पहली कक्षा की ऊर्जा में कोई वृद्धि या कमी नहीं हो सकती। पहली कक्षा की जो ऊर्जा है वो फिक्स रहेगी, चाहे इलेक्ट्रॉन हजारों लाखों साल तक चक्कर लगाता रहेगा। पहली कक्षा की ऊर्जा फिक्स है, उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि या कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो दूसरी जो कक्षा है उसकी ऊर्जा फिक्स है, उसकी ऊर्जा में कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन कितने भी समय तक चक्कर लगाता रहे। पॉइंट नंबर 2। एक पॉइंट और लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है, किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं किया जाता है। इस लाइन को समझना। जैसे माना कि, प्लीज समझते चलो साथ के साथ ही, मेन चीज है समझने की। माना कि ये हमारा नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये है पहली कक्षा। समझना, मान लीजिए पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। समझना इसको प्लीज। माना कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चाहे कितने भी समय तक चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और न ही ऊर्जा का अवशोषण करेगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा में चक्कर लगाएगा। जैसे मान ले इलेक्ट्रॉन इस पहली कक्षा में घूम रहा है, तो घूमने दो, कोई दिक्कत नहीं है, घूम भाई, तेरे मर्जी करता है उतना घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे। न तो ये ऊर्जा लेगा और न ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। लेकिन अब आता है एक और पॉइंट, बहुत अच्छा है, एक और बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, उसको अच्छे से समझना। देखिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट समझना,
जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन होता है। अवशोषण व उत्सर्जन होता है। समझो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को समझना। ये पॉइंट ये है, प्लीज ध्यान से सुनो। अब ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन, इन दोनों से मिलकर बनता है नाभिक। ये है पहली कक्षा, पहली कक्षा, ये है दूसरी कक्षा, ये है तीसरी कक्षा। ये कक्षा है, ऊर्जा स्तर जिनको कहते हैं दोस्तों। कि इसका नाम K है, इसका नाम L है, इसका नाम M है। N बराबर 1 ये पहली कक्षा है, N बराबर 2 ये दूसरी कक्षा है, N बराबर 3 ये तीसरी कक्षा है। कक्षा को N से लिखते हैं ना, कक्षा को N से लिखते हैं दोस्तों। यहां पर ये बात बोली जा रही है, जैसे अभी बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 भरे मैंने ना, और तीसरी कक्षा में 1 भरा है। समझो मेरी बात को, मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं अभी, थोड़ा सा समझने के लिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा, ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 कर दूं मैं, छोड़ो, दूसरी कक्षा में 8 भर दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी कक्षा में देखो, जैसे मान ले तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाना चाह रहा है, दूसरी कक्षा में जाना चाहता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना चाहता है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना चाहता है, तो ये ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है निम्न ऊर्जा स्तर और जाना चाहता है अगली कक्षा में, ये है अगली कक्षा, n बराबर 4 है ना। फिर समझो, कोई इलेक्ट्रॉन है नीचे वाली कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। फिर समझो इस पॉइंट को, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो वो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। तो अगला जो पॉइंट लिख रहा हूं उसको आप स्पष्ट रूप से समझना। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। जी हां, करता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से चौथी में जा रहा है, ऐसी समझ लो। कोई इलेक्ट्रॉन
तीसरी कक्षा से चौथी में जा रहा है, चौथी में जा रहा है, तो वो ऊर्जा का अपशोषण करेगा। और एक पॉइंट और लिख रहा हूं, उल्टा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। ऐसे समझ लो, कोई इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से तीसरी में आ रहा है, चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में आ रहा है, ऐसे समझ लो। ये है पॉइंट भैया, इनको समझो। कोई जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कोशिश करिए कि जो बातें मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आए। हर पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, एक बार देख लीजिए। एक लास्ट पॉइंट है, ऊर्जा का अपशोषण व उत्सर्जन क्वांटा, क्वांटा होते हैं छोटे छोटे बंडल, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, क्वांटा के रूप में होता है। ये जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, फिजिक्स में पढ़ा था ये पॉइंट। ये जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन क्वांटा के रूप में होता है। इसीलिए मैंने शुरू में लिखा था कि ये जो नील्स बोहर का परमाणु मॉडल है, ये क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था दोस्तों। हाँ भाई, जितने भी भाई लाइव है प्यारे विद्यार्थियों, ये है नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। इसका जो मेन बात थी वो ये थी, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है, तो उस कक्षा की जो ऊर्जा है, उस कक्षा की जो ऊर्जा है वो फिक्स है। उस कक्षा की ऊर्जा में कोई वृद्धि या कमी नहीं होती है। इस लाइन को बार बार सुनिए मेरे भाई। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल सर्वमान्य परमाणु मॉडल घोषित किया गया था। रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने का काम किया था नील्स बोहर ने। ये बातें एकदम मेरी भाषा में लिखी गई है। कोशिश करें कि इन बातों को आप याद करिए। और दोस्तों, इस मॉडल के बाद, इस मॉडल के बाद फाइनली आई परमाणु की संरचना। इस मॉडल के बाद हम परमाणु का चित्र बना देते हैं। परमाणु संरचना
तो परमाणु की संरचना में हमने दो चीज देखी है। परमाणु की संरचना में दो चीज है। नंबर एक आंतरिक भाग है नाभिक, और बाह्य कक्षा। देखिए, परमाणु की संरचना में दो चीज है, मेन चीज दो है यहां पर, नाभिक है और दूसरे नंबर पे कोश कक्षाएं। एक ही बात है, ऊर्जा स्तर, सेल भी कह सकते हैं, ये दो चीज है। आराम से समझो, परमाणु की संरचना में हम दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं। नंबर एक, जो चित्र आप बनाओगे उसमें ये हमारा नाभिक है दोस्तों, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बार बार सुन लीजिए। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक में दो मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये है कक्षाएं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, ये पांचवी कक्षा। ऐसे केमिस्ट्री के हिसाब से हम 7 कक्षाएं बना सकते हैं दोस्तों। ये अंदर वाला भाग आपका नाभिक हो गया। परमाणु की संरचना में नाभिक है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। या हम इसको न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया नाभिक। और ये जो कक्षाएं है दोस्तों, इन कक्षाओं में आपको भी पता है कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। अभी इसको पहले नाम दे दो इन कक्षाओं को, के, एल, एम, एन, ओ। ऐसी 7 कक्षा हम बना सकते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से। और पहली कक्षा को एक चीज और क्लियर करा दूं, पहली कक्षा जो है ना, इसको n बराबर 1 बोलूंगा, n बराबर 1 पहली कक्षा को। दूसरी कक्षा n बराबर 2 बोलते हैं, तीसरी कक्षा को n बराबर 3 बोल देते हैं, चौथी कक्षा को n बराबर 4 बोल देते हैं, पांचवी कक्षा है तो n बराबर 5 बोल देते हैं, ठीक है। अब बात है इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने की, वो मैं यहां से आगे आपको सिखाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इतना तो पक्का सुना होगा, कहते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये एक नियम है, उस नियम के बारे में ही मैं सिखाने जा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इस बात को ही अब हमें सीखना है। हमारा अब जो मेन मुद्दा है वो यही है कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं दोस्तों। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम, कक्षाओं में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम हमें पढ़ने हैं। चलिए दोस्तों, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम, इलेक्ट्रॉन भरने का नियम।
जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहेंगे, आगे बता रहा हूं, धीरे धीरे आराम से सुनिए। रुक जाओ। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम, पहला जो नियम सिखाऊंगा वो है बोर एंड बरी के अनुसार। बोर एंड बरी के अनुसार। ये बात बताई थी 1921 में। बोर एंड बरी के अनुसार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का पहला नियम बोर एंड बरी ने बताया था 1921 में। प्यारे विद्यार्थियों, लिख रहा हूं, आराम आराम से सुनिए। बोर एंड बरी के अनुसार बरी के अनुसार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2n² का सूत्र काम में लिया जाता है। एन है ये, एन। 2n² का सूत्र काम में लिया जाता है। 2n² का सूत्र काम में लिया जाता है। यहीं से आनंद आएगा अब विज्ञान सीखने का। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, YouTube पर लगातार क्लासें चल रही है, जहां पे मैं आपको एनसीईआरटी के 1800 क्वेश्चन करा रहा हूं, टोटली एनसीईआरटी के। इसलिए आप समय निकालकर 1 घंटे YouTube पर क्लास लिया करो, बहुत काम की चीज है। वहां पर जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, समझ लीजिए पूरा एनसीईआरटी करा रहे हैं। तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे भाई हम तो आपसे यही कहेंगे, समय निकालकर आप YouTube की क्लास जरूर लिया करो, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों, यहां पे n बराबर क्या है? यहां n का क्या मतलब है? यहां n का मतलब है कक्षा का नंबर। कौन सी कक्षा की बात कर रहे हो आप? कक्षा का नंबर मतलब पहली कक्षा है तो n बराबर 1। जैसे पहली कक्षा की बात करोगे, पहली कक्षा की बात कर रहे हो तो n बराबर 1 लेना पड़ेगा। अगर दूसरी कक्षा की बात कर रहे हो तो n बराबर 2 लेना पड़ेगा। अगर तीसरी कक्षा की बात करोगे तो n बराबर 3 ले लेना। तीसरी कक्षा की बात करोगे तो n बराबर 3 ले लेना। n का मतलब है कौन सी कक्षा की आप बात कर रहे हो। प्यारे विद्यार्थियों, अब सुनिए पहला पॉइंट। पहली कक्षा में, सुनिए, अब सुनो सुनो सुनो। पहली कक्षा में मतलब के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? अधिकतम अधिकतम पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? जवाब दो। पहली कक्षा
पहली कक्षा का मतलब है n बराबर 1 लेना, n बराबर 1 लेना, n बराबर 1 लेना है पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पहले 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। 2 n बराबर 1 है, n बराबर 1 का स्क्वायर करो। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं दोस्तों। प्लीज मेरे भाई, जितने भी भाई लाइव है, आपसे मेरा निवेदन है कि जो चीज मैं सिखाने जा रहा हूं, अब यहां से लिखना कम सीखना ज्यादा, लिखना कम सीखना ज्यादा। पहली कक्षा की जब बात होती है तो पहली कक्षा में प्यारे विद्यार्थियों, जैसे नाविक है, ये पहली कक्षा है। सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। पहली कक्षा में जरूरत पड़ेगी तो हम 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कम भर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और अधिकतम 2 भर सकते हैं। पहली कक्षा में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पहली कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी मत भरना, ये नियम है मेरे भाई। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। ये नियम है बोर एंड बरी का। चलिए, पहली कक्षा हो चुकी है फुल। अब बात करते हैं, किसी भी कक्षा का निकाल लो। दूसरी कक्षा में एल, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दूं भाई, अब है ना, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? बताओ भाई, लगाओ फॉर्मूला। प्यारे विद्यार्थियों, यहां दूसरी कक्षा की बात हो रही है, इसलिए n बराबर 2 लेना है, n बराबर 2 लेना, n बराबर 2 लेना है। फॉर्मूला लगाइए 2n स्क्वायर। 2 की जगह पे 2 लिख दो, n की जगह पे 2 का स्क्वायर करो, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं दोस्तों। दूसरी कक्षा की जब बात होगी तो दूसरी कक्षा में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, ऐसा नियम है। लो भाई, थोड़ा चित्र भी बना दूं, आराम से देखते चलो। ये नाभिक है, नाभिक जो है ना धनावेशित होता है, नाभिक। पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। एक बात सुन लो, पहली कक्षा फुल हो जाएगी जब ही दूसरी कक्षा शुरू होगी भाई। पहली कक्षा में पहले 2 भरो, पहली कक्षा फुल होने पर ही दूसरी कक्षा में जाना है। जैसे आपने पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद ही हम दूसरी कक्षा में जाएंगे। ऐसा नहीं है 1 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया फिर 1 इलेक्ट्रॉन वहां भर दिया। दीपक मीणा जी, बुक के लिए अपने एप्लीकेशन में ही फोल्डर बना हुआ है। आप एप्लीकेशन से जब लाइव ले रहे हो तो आप देखिए, कोर्स परचेज के बगल में बुक का फोल्डर है, आप वहां पर क्लिक करके वहीं से ऑर्डर कर दो। उसमें अपना एड्रेस अच्छे से भर देना और बुक मंगा लो। कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत पढ़ना है दोस्तों। पहली कक्षा हो चुकी है, अब बात कर रहा हूं दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा में अधिकतम कम भर सकते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगी। सुनो सुनो सुनो, जैसे दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में जरूरत पड़ेगी तो 1 भर सकता हूं, 2 भर सकता हूं, 3 भी भर सकता हूं, 4 भी भर सकता हूं, 5 भी भर सकता हूं, 6 भी भर सकता हूं, 7 भी भर सकता हूं, 8 भी भर सकता हूं। लेकिन दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मत भरना, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मत भरना। ये नियम है बोर एंड बरी का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बातों को ऐसा सीखो कि वापस कहीं दिक्कत नहीं आ जाए, ये मैं कह रहा हूं। कक्षा लास्ट 7 बना सकते हो, 7 से ज्यादा नहीं। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, आपसे पूछ रहा हूं, तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तीसरी कक्षा में अधिकतम, कम तो भर सकते हैं, कम तो कितना भी भर लो,
अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तीसरी कक्षा की बात कर रहा हूं। तो तीसरी कक्षा का मतलब है n बराबर 3 लेना। n बराबर 3 ले लो। अब बता दो भाई, अब तो बता दो यार, लगाओ फॉर्मूला 2n² का। 2 की जगह 2 रहने दो। n बराबर 3 का स्क्वायर कर लो। 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 करेंगे तो 18। तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मेरे भाई। क्लियर है? ऐसे ही अगली कक्षाओं में निकालते चलो। चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? भरे जा सकते हैं। तो चौथी कक्षा की बात कर रहा है, तो अब तो समझ में आया गया होगा भाई, n बराबर 4 ले लो। अरे अब तो सीख गए यार, अब तो कर दो, जल्दी जल्दी उत्तर दे दो। चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2n²। 2 n 4 का स्क्वायर करो, 16 इंटू 2 करो। चौथी कक्षा में अधिकतम हम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अरे अब तो सीख गए होंगे, अब तो जवाब दे दो। चलो पांचवी कक्षा का बता दो। 7 तक निकाल सकते हो आप, 5वीं तक तो पूछा है। 5वीं कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो n बराबर 5 ले लेना। यहां पे n बराबर क्या ले लो? 5 ले लो। करो भाई। अरे अब तो बता दो यारो। 2n² लगाओ फॉर्मूला, 5 का स्क्वायर कर लो, 25 इंटू 2। पांचवी कक्षा में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब बताओ, क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आया हुआ है इसका तो। अरे मैं क्वेश्चन ही तो बोल रहा हूं मेरे भाई। वो ऐसे बोलेगा, ये क्वेश्चन ही तो लिख रहा हूं। क्या लिखा है मैंने? ये क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन ही है कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? आप बोलोगे 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? आप बोलोगे 8। तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? आप बोलोगे 18। चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? आप बोलोगे 32। पांचवी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? आप बोलोगे 50। ऐसे हम 7 तक बता सकते हैं। अभी तक जितने तत्व है उसके हिसाब से 7 कक्षाएं बन सकती है। भैया किताब का डिलीवरी चार्ज फ्री है, आप ऑर्डर कर दीजिए। ऑफर चल रहा है, 600 रुपए में दोनों किताबें हम आप तक घर तक पहुंचा रहे हैं। उस 600 रुपए में डिलीवरी चार्ज भी ऐड कर रखा है। ऑफर चल रहा है, आप किताब ऑर्डर करके 6-7 दिन में किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी। दोस्तों अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डायरेक्ट याद कर लेना। दोस्तों जैसे ये पहली कक्षा है, के एल एम एन ओ पी क्यू। बताओ, ये पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। पांचवी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 50 इलेक्ट्रॉन अधिकतम। छठी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 72 इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला? कैसे निकाला? 2n² से। छठी कक्षा तो n बराबर 6 कर देंगे ना। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72 इलेक्ट्रॉन। छठी कक्षा है ये इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षा है।
ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ये n बराबर 1 है पहली कक्षा, n बराबर 2 दूसरी कक्षा, n बराबर 3 तीसरी कक्षा, n बराबर 4 चौथी कक्षा, n बराबर 5 पांचवी कक्षा, n बराबर 6 छठी कक्षा और n बराबर 7 सातवीं कक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, सातवीं कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? कमेंट करके बता दीजिए। सातवीं कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे आप? कमेंट करके बताओ। लास्ट क्वेश्चन आज का, 2n²। फॉर्मूला तो यही लगाना है, 2 7 का स्क्वायर करो 49 इंटू 2 करिए, 98 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सही है क्या भाई? सातवीं कक्षा n बराबर 7 लिख दिया, 7 7 49 इंटू 2 98 इलेक्ट्रॉन यहां पर हम भर सकते हैं, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। ये किस सूत्र से भर रहे हैं हम? 2n² वाले सूत्र से ये चीजें भरी जा रही है। अब यहां से आगे और मजबूत हो जाना, बहुत सारे नए नए नियम आपको सीखने को मिलेंगे मेरे भाई। बहुत शानदार चीजें मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजें ऐसी भी है जो किताबों में नहीं लिखी गई है, फिर भी हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए घबराना नहीं है, रुके रहो, सीखते रहो और हर दिन आपके क्वेश्चन है ये। क्योंकि यहां तक की जो बात है, ये आज नील्स बोहर वाली कहानी कंप्लीट हो चुकी है और हमने ये सीख लिया कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। ये है बोर एंड बरी के अनुसार। कल कल पहले मैं आपको पहले तो फिर बार बार कह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है, 1 से 20 तक के तत्व अच्छे से याद कर लेना। हो सके तो 1 से 30 तक के तत्व याद कर लेना मेरे भाई। ये करना पड़ेगा, हर हालत में करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 30 तक याद कर लो। 20 तक तो ऐसे कर लो जैसे हाइड्रोजन का नंबर और द्रव्यमान संख्या, हीलियम नंबर और द्रव्यमान संख्या, लिथियम नंबर और द्रव्यमान संख्या, 20 तक तो ऐसे कर लो। 20 तक तो ऐसे कर लो, करना पड़ेगा, नहीं तो भैया क्लास बंद कर दे, यहां से आगे कोई जरूरी नहीं है। 20 तक तो ऐसे करने, जैसे क्लोरीन का बोलते हैं हम, क्लोरीन 17 35.5, पोटेशियम 19 39, ये आपको करना पड़ेगा। 20 तक तो आप ऐसे कर लो और 21 से आगे, 21 से 30 तक केवल नंबर याद कर लो कि 21 पे कौन आता है, 22 पे कौन आता है, 23 पे कौन आता है, 24 पे कौन आता है। कल और लिखा दूंगा, लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर आप मेरे से बिल्कुल मत कहना। मैं आपको रोज कह रहा हूं, मान लो यार डाबर सर की इतनी सी बात कि 1 से 30 तक के तत्व याद कर लो, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। जो याद करना है, जहां रट्टा देना वो आपको देना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं सिखा सकता हूं, याद तो आप ही को करना है। कल हम कल हम 3 शब्दों के ऊपर वापस आपको चर्चा करूंगा। कोष, अभी जो आज पढ़ाया था उसके ऊपर वापस चर्चा कर लूंगा थोड़ी सी। कोष या कक्षा, कोष के बाद में एक शब्द पढ़ाऊंगा, उपकोष क्या होते हैं, कल की क्लास में होगा ये। कल ये भी बताऊंगा कक्षक किसे कहते हैं, ठीक है ना। और हुंड का नियम भी बताऊंगा कल की क्लास में। कल की क्लास में ये 4 महत्वपूर्ण चीजें समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए
घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। और कल ये चारों शब्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कोष, उपकोष, कक्षक और हुंड का नियम। भैया 1 से लेके 30 तक के तत्वों के नाम याद कर लो, बाकी का मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। अब देखना कि केमिस्ट्री कैसे कैसे आगे आगे भगती है। बस मैं जैसा जैसा सिखाऊं ऐसा ऐसा सीखता चलो। लिखने का काम कम है, अब समझने का काम ज्यादा रह गया। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, बस एक नियम सीख लिया 2n² का, करते रहो। बाकी का 8 बजे वाली जो क्लास है ना, उसको लेना मत भूलिए। 8 बजे वाली क्लास लेते रहो। 1800 क्वेश्चन वहां पे मैं साइंस के करा रहा हूं, उनको ऐड कर लो अपनी कॉपी के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।